अब लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था नामकरण पर। हड़प्पा सभ्यता जो कि भारत की और विश्व की एक कैसी सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी। और कल हम लोगों ने देखा इसकी खोज किसके द्वारा की गई और इसका काल कैसे निर्धारित किया गया। और लास्ट टाइम पे हमने छोड़ा था नामकरण पर। तो इसके कई नाम है, अलग अलग नामों के नाम से जानी जाती है। जैसे इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? हड़प्पा ऑलरेडी एक प्लेस था, एक स्थान था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और वर्तमान पाकिस्तान का जो ऐसे करके मान के चलो पंजाब प्रांत है, उस प्रांत में पड़ता है। मोंटगोमरी जिला और रावी नदी के तट पर बसा हुआ है ये। तो जब सबसे पहली बार खुदाई की गई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में, तो सबसे पहला जो साक्ष्य निकला वो कहाँ से निकला? बस्ती का हड़प्पा से निकला। और ये बात तय की गई थी कि पहली बार किसी प्राचीन कल्चर का जहाँ से साक्ष्य मिलेगा उसका नाम उसी स्थान के नाम पे क्या कर दिया जाएगा? रख दिया जाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। दूसरा इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो, सिंधु एक नदी है और घाटी नदी का एरिया होता है। यानी जब बस्तियां खोजी गई, खुदाई हुई, तो मोस्टली जितने एरियाज थे वो सारे एरिया सिंधु नदी के बाएं तट पर या सिंधु नदी के दाएं तट पर पाए गए। याद रखना, सिंधु एक नदी है और नदियां हमेशा कैसे बहती हैं? सर्पिलाकार। कैसे बहती हैं? सर्पिलाकार, विसर्प बनाती हुई। तो सिंधु नदी कुछ इस टाइप से बहती है। ये सिंधु नदी है। तो ये जो सिंधु नदी बह रही है, ये सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के ये घाटी एरियाज हैं। जैसे मैं कहूँ एक घाटी एरिया ये है, एक घाटी एरिया ये है, एक घाटी एरिया ये है, एक घाटी एरिया ये है। तो इन लोगों ने जो अपनी बस्तियां बसाई थी हड़प्पा वासियों ने, वो सारी की सारी सिंधु नदी के बाएं तट पर मिली या दाएं तट पर। तो ऐसा माना गया शायद ये कल्चर एक नदी का वरदान है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो इन्होंने अपने आप को नदी के बाईं ओर या दाईं ओर क्या किया? सेट कर लिया, जिससे पानी लेने में इनको क्या रहे? आसानी। इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी की सभ्यता। यानी सिंधु नदी की जो घाटी थी ना, उसकी सभ्यता। आगे इसका नाम पड़ा सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो जब आगे कालांतर में और खुदाइयाँ हुई, और जब खुदाइयाँ हुई तो खुदाइयों में कुछ बस्तियां तो सिंधु नदी के तट पर मिली और कुछ बस्तियां कहाँ पर मिली? सरस्वती के तट पर। वर्तमान में सरस्वती नदी नहीं है, विलीन हो गई, समाप्त हो गई। कभी सरस्वती नदी भारत में बहा करती थी और इस सरस्वती, गंगा और यमुना का संगम ही कहलाता था, त्रिवेणी, जो हमारे यहाँ था प्रयागराज में संगम। इसीलिए इलाहाबाद का एक स्टेशन है संगम। तो वो तीन वेड़ियों का संगम था, तीन नदियों का संगम, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों जाके क्या होती थी? मिलती थी। इसी संगम पर बेटा कुंभ मेले का आयोजन होता था। जो कुंभ का आयोजन होता था ना प्रयागराज में, तो वो संगम पर ही होता था, इस पर, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों जाके क्या होती थी? मिलती थी। वर्तमान में सरस्वती विलीन हो गई है, अब सरस्वती नहीं है। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के आधार पर, या मैं कहूँ कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब खाली क्या रह गई है? सिंधु है, गंगा है, यमुना। तो वहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन रह गया है। सरस्वती क्या हो गई? तो एक तरफ से गंगा की धारा और एक तरफ से यमुना की धारा आती हुई दिखाई देती है। कभी वहाँ पर सरस्वती की भी दिखाई देती थी। इस समय पर सरस्वती थी। तो जब खुदाइयाँ हुई तो कुछ बस्तियाँ सिंधु के दाएं और बाएं तट पर और कुछ बस्तियाँ कहाँ पर मिली? सरस्वती के दाएं या बाएं पर। तो कहा गया शायद ये दो नदियों के बीच का कल्चर है। इस कल्चर को डेवलप किया है सिंधु ने और सरस्वती ने। तो फिर इतिहासकारों ने इसको नाम दे दिया सिंधु और सरस्वती सभ्यता। जैसे जैसे साक्ष्य मिलते गए वैसे वैसे इसके नाम क्या होते चले गए? जुड़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आगे चल के पता चला कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये केवल सिंधु और सरस्वती के बीच की ही नहीं है, बल्कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां। कौन कौन सी? चिनाब, रावी, झेलम, सतलज और ब्यास। तो 5 नदियां ये, और एक सिंधु, एक सरस्वती, 7। तो फिर इसका नाम पड़ा सप्त सैंधव प्रदेश। ये 7 नदियों से घिरा हुआ कोई एरिया था जिसमें कोई कबीला सरवाइव करता था। उसी कबीले को नाम दिया गया हड़प्पावासी, या उसी कबीले को नाम दिया गया सिंधु घाटी की
सभ्यता। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो वैसे पूछता है, चिनाब नदी का प्राचीन नाम बताइए। कैसे करे पूछता है एग्जाम में, चिनाब नदी का प्राचीन नाम बताइए, झेलम नदी का प्राचीन नाम बताइए, रावी का प्राचीन बताइए, सतलज का और ब्यास का। आज के समय में हम इनको इस नामों से जानते हैं, इस समय पर हम इन नामों से नहीं जानते थे। तो उस समय इनके नाम थे, चिनाब को बोलते थे अस्किनी, क्या बोलते थे, अस्किनी नदी थी ये। रावी का नाम था बेटा परुष्णी। याद रखना, प्राचीन काल का सबसे पहला युद्ध इतिहास में इसी नदी के तट पर लड़ा गया, परुष्णी नदी के तट, जिसको हम बोलते हैं रावी, जो हम आगे वाले कल्चर में पढ़ेंगे वैदिक काल में। दास राग युद्ध, पूरे भारत का सबसे पहला युद्ध, प्राचीन युद्ध, वो कौन सी नदी पर हुआ है, इसी परुष्णी नदी पर हुआ है, जो आज हम बोलते हैं रावी। झेलम का पुराना नाम बितस्ता, सतलज का पुराना नाम आतुल, और ब्यास को बोलते हैं विपासा। तो ये प्राचीन नाम भी पूछ सकता है आपकी, नदियों के प्राचीन नाम बताइए। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया, इस हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण किया गया अलग अलग तरीके से, वो किस आधार पर किया गया। अब आगे हम देखेंगे इस सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो अब आगे देखेंगे इसकी विशेषताएं, क्या देखेंगे, विशेषताएं। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक युग। ये इसकी विशेषता है। जिस दिन ये पूरी तरीके से कंप्लीटली जान ली जाएगी, उस दिन आदि ऐतिहासिक खत्म हो जाएगी और काय में आ जाएगी, ऐतिहासिक में। किसी भी कल्चर को, किसी भी कबीले को या किसी भी सभ्यता को तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है आदि ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक, और एक होता है प्राग ऐतिहासिक। तीन शब्द होते हैं। तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक है। आगे वाला जो कल्चर पढ़ेंगे हम वैदिक काल, वैदिक काल बेटा ऐतिहासिक है। वैदिक काल को हम किस में रखते हैं, ऐतिहासिक में। तो ऐसा क्या हुआ कि वो ऐतिहासिक में और ये काय में है, आदि ऐतिहासिक में। तो किसी भी चीज को जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास दो एविडेंस होते हैं। एक को हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत। किसी भी कल्चर को समझने के लिए सोर्सेस चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं, सोर्सेस। और ये सोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साहित्यिक और एक होता है पुरातात्विक। अब साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूं तो साहित्यिक स्रोत वो होता है जिसको हम बोलते हैं लिखित प्रमाण। कोई किताब, कोई कहानी, है ना, कोई बुक, कोई ग्रंथ जो पुष्टि करता हो, उसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हम उसको कहते हैं कोई एविडेंस, किसी की हड्डियां मिल जाना, कोई धातु मिल जाना, है ना, जैसे लोहा मिला, तांबा मिला, तो भाई शायद ये तांबे का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। लोहा मिला तो शायद लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। स्टील मिली तो शायद ये स्टील से परिचित थे। सोना नहीं मिला तो शायद ये सोने से परिचित नहीं थे। खुदाई की गई, पशुओं की हड्डियां मिली, पता चला गाय की हड्डियां नहीं मिल रही है, तो गाय से परिचित थे या नहीं थे, डाउट हो गया। तो ये सारे के सारे कौन से सोर्सेज हैं, हमारे पुरातात्विक सोर्सेज हैं। तो जब कभी किसी भी कल्चर्स के हम साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, तभी वो क्या कहलाता है, ऐतिहासिक। हमने इसके बारे में पढ़ लिया, जान लिया और देख लिया। सिक्का मिला और सिक्के पे डेट लिखी हुई है, छपी हुई ऑलरेडी, और डेट लिख रही है 1921 या 1952, तो हमें वो सिक्का मिल गया
और उस पर लिखी हुई जो लेखन शैली थी उसको हमने पढ़ लिया, और जब हमने पढ़ लिया तो हमने उससे आइडिया लगा लिया ये सिक्का कितना पुराना है। तो ये इतिहास का कभी सिक्का है पुराना, इस समय पे कोई रहा होगा, उसने सिक्के को क्या किया होगा, जारी किया होगा, चालू किया होगा। तो इसका मतलब जब आप साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों समझ लेते हो तभी वो कल्चर कायम में जाता है। और अगर आप इसमें से किसी एक को भी नहीं समझ पाए, आधा समझ पाए हो, तो कायम में जाएगा आधे ऐतिहासिक। बात समझ में आ रही है? तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, ये क्या कहलाती है, आधे ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक का मतलब या तो हमारे पास इसका अभाव है या फिर हमारे पास इसका। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का जो साहित्यिक स्रोत है ये, जिसको बोलते हैं लिपि, क्या बोलते हैं, लिपि। इस लिपि को विश्व में, पूरी दुनिया में आज तक कोई साइंटिस्ट पढ़ नहीं पाया, कोई भी ऐसा विद्वान नहीं हुआ पूरे विश्व में, क्योंकि ये विश्व की प्राचीन है, भारत की तो है ही है, ऑल वर्ल्ड की प्राचीन है। जिस समय पूरी दुनिया में केवल कुछ ही कल्चर थे, जैसे चाइना में चीन की सभ्यता, मिस्र में मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, या फिर हमारी कौन सी थी, मेसोपोटामिया के अलावा। तो जब दुनिया में जैसे फारस की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात नदी, ये सारे कल्चर किसी ना किसी नदी का वरदान है। जैसे मेसोपोटामिया की और फारस की दजला और फरात नदी का वरदान, चीन की सभ्यता वांगो नदी का वरदान, मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान, भारत में हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी का वरदान। तो ये कुछ ही कल्चर्स थे, पूरा विश्व पढ़ता है इनको। जब पूरा विश्व पढ़ता है तो अभी तक कोई भी इसकी लिपि नहीं पढ़ पाया है। अब अगर हम बात करें लिपि के बारे में, लिपि जानते हैं आप लोग? अगर मैं बात करूं लिपि को लेकर, तो बेटा लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रतीक चिन्हों की जो व्यवस्था होती है उसी को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। याद रखना, प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन प्रतीक चिन्हों का, सिंबल्स का प्रयोग करते हैं वही उस भाषा की क्या बन जाती है, लिपि। जैसे अभी वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं देवनागरी लिपि, अपने यहाँ हिंदी संस्कृत ये सब लिखने के लिए। जब उर्दू अरबी की बात होती है तो हम लिपि यूज करते हैं फारसी। कौन सी लिपि यूज कर लेते हैं, फारसी। जब हम बात करते हैं पंजाबी लिखने की, है ना, तो पंजाबी लिखनी होती है, या मैं कहूँ सिंधी लिखनी होती है, तो फिर हम गुरुमुखी लिपि यूज करते हैं। कौन सी लिपि यूज हो जाती है, गुरुमुखी। और जब कभी हमें अंग्रेजी लिखनी हो, है ना, जैसे अमेरिकन, है ना, ब्रिटिश, फ्रांस, इस सब के लिए हम रोमन लिपि को यूज करते हैं। कौन सी लिपि यूज होती है, रोमन। तो लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रतीक चिन्हों की क्या कहलाती है, व्यवस्था कहलाती है, उसी को हम बोलते हैं लिपि। अब हड़प्पा के लोग भी लिखते थे तो उनकी भी लिपि थी, लेकिन आज तक कोई भी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाया है। लेकिन सब ने हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में दो बातें कही हैं। कितनी बातें, दो बातें। पहली ये कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफी थी। कैसी थी, चित्रात्मक या चित्रांकन। कैसी थी, चित्रात्मक या चित्रांकन। दूसरी बात कही है कि उनकी जो लिपि थी वो वॉसिस्ट्रोफीडन थी, यानी मैं कहूं हलावत शैली में। कैसी थी, हलावर्त शैली, या इसी को बोलते हैं गौमूत्रिका शैली। अब उन्होंने ये कहा, पढ़ तो कोई नहीं पाया, किसी ने कहा शायद वो लोग एक दूसरे से चित्रों के माध्यम से बात करते थे। एक चित्र बनाया, डायग्राम बनाया, कुएं का एरो दिखाया और एक व्यक्ति उधर जाता हुआ दिखाया, छपे हुए मिली प्रिंटिंग दीवारों पर। तो शायद जो कोई खेत की तरफ जाता हो, कुएं की तरफ जाता हो, या शिकार की ओर जाता हो, या किसी भी काम की तरफ जाता हो, तो शायद वो लोग काय का इस्तेमाल करते थे, पिक्टोग्राफी का प्रयोग करते थे एक दूसरे को समझाने के लिए। क्योंकि भाषा के बिना हम लोग एक दूसरे की अभिव्यक्तियों को कभी भी समझ नहीं सकते। हमेशा एक दूसरे के भावों को, विचारों को समझने के लिए काय की जरूरत होती है, भाषा की। और भाषा शाब्दिक भी होती है बेटा, भाषा अशाब्दिक भी होती है। शाब्दिक ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्या है, शाब्दिक भाषा है। अशाब्दिक वो होती है इसमें शब्द नहीं होते, लेकिन सामने वाला समझ जाता है।
जैसे जब मैं गुस्सा करने लगूं हाव भाव और मैं आंखें दिखाऊं, नहीं मानेगा। मैंने बोला कुछ नहीं, बस खाली देखा और सामने वाला एकदम समझ गया कि सर मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं आप, गुस्से की नजर में, तो वो समझ गया। या उधर से कोई बच्चा मुंह बनाने लगे पेट पकड़ के, मैं समझ गया इसके पेट में क्या है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अशाब्दिक भाषा में एक दूसरे से बातचीत चल रही है हाव भाव से। जैसे कभी आप इशारा करते हो हाँ हूं मैं, तो ये कैसी भाषा है आपकी, अशाब्दिक। और यहां पर बात क्या की कर रहे हैं, पिक्टोग्राफी। तो पिक्टोग्राफी जो भाषा है इसमें शायद शब्द होंगे, लेकिन हमें वो शब्द क्या लग रहे हैं, चित्र। इसी बात को दूसरे इतिहासकारों ने कहा कि उनकी भाषा वशिष्ठोफीडन थी, अर्थात गौमूत्र का शैली, गाय जैसे टॉयलेट करती है। थोड़ी सी छींटे लेफ्ट गई, थोड़ी सी छींटे राइट गई, और सारा टॉयलेट कहां के गिर गया, जमीन पर। यानी वो कह रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हम कि वो लेफ्ट टू राइट लिखते थे या राइट टू लेफ्ट, वो अप टू डाउन लिखते थे या डाउन टू अप लिखते थे। तो उन्होंने एक जुगाड़ लगा दी सबने, वशिष्ठोफीडन गौमूत्र का शैली। अब इनमें से कोई एक ही तरीका होगा, या तो बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, या फिर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो अभी तक हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ नहीं पाए बेटा, और जब तक हम पढ़ नहीं पाए तो ये वाला पार्ट हमारे लिए क्या है, बिल्कुल जीरो। हमारे पास ये वाला पार्ट है खाली आधा, इसीलिए इसको हमने काय में डाला है, आदि ऐतिहासिक में। जिस दिन हमने इनकी ये लिपि पढ़ ली और पढ़ने के बाद हमने समझ लिया ये क्या लिखा है, उसी दिन हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से निकलकर कौन से युग में पहुंच जाएगी, ऐतिहासिक काल में पहुंच जाएगी। दोनों काल समझ में आ गए। अब आ जाओ प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल बेटा ऐसे काल को कहा जाता है, या मैं कहूं ऐसे कल्चर्स को कहा जाता है जिसका ना तो हमारे पास कोई लिखित प्रमाण हो और ना ही हमारे पास क्या हो पुरातात्विक प्रमाण, लेकिन ये माना जाए है संसार में ऐसा होता है। हम कहें प्रूफ दीजिए, नहीं है। हम कह रहे हैं ये वाला प्रूफ दीजिए, नहीं है। तो उन सारे कल्चर्स को हम काय में डाल देते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में। जैसे मैं कहूं सच्चा वाला प्यार संसार में है पर मिलता किसी को भी नहीं है, तो काय की बात है बेटा ये, प्राग। हर कोई लव मैरिज करने के बाद पछताता है ना, कि हमारे कर्म फूट गए ना। तो इसका मतलब क्या है, जो सच्चा वाला प्यार है, लोग कह रहे हैं पृथ्वी इसीलिए चल रही है, इसलिए जीवन बचा हुआ है कि संसार में प्रेम है लेकिन मिलता किसी को नहीं है। जैसे मैं कहूं भूतों का संसार, तो भूतों का संसार है बताते हैं, पर मैं कहूं कहां है भूत, कहां कपड़े सिलवाता है, भूतनी सुना है ना कि भूतनी हमेशा आती है, छमछम की आवाज आती है, घुंघरू। तो ये कौन से सुनार से घुंघरू लाती है, या उसका दुपट्टा ये कहां से कड़वाती है। तो ये बातें सारी कैसी मानी जाती हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि भूत ना हो, भूत प्रेत है, लेकिन उनका संसार दिखता, क्योंकि जिसको दिख जाता है वो बचता नहीं है, उसको वो अपने साथ ले जाता है। ऐसे सारे कल्चर्स कहानियां, जैसे हम बचपन में सुनते थे गूलर के पेड़ पर एक फूल निकलता है साल में एक बार, जिसको लेने परी आती है। और ये बच्चे को बचपन में सिखाया जा रहा है, वो पता नहीं वो फूल खिलता भी है या नहीं, ना तो उसका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण है, ना ही किसी भी व्यक्ति ने आज तक वो फूल देखा। तो ये कहानी सारी काय में जाएगी, कौन से काल में जाएगी, प्राग ऐतिहासिक काल में। ऐसे जितने भी वर्णन हैं जिनका ना हमारे पास लिखित प्रमाण हो और ना हमारे पास साहित्यिक प्रमाण हो, वो सारे काय में जाते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में। और यही विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की। ये कौन से काल की है, आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता। दूसरी विशेषता देखें अगर हम इसकी, तो इस सभ्यता का जो आकार था, क्या था, आकार त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार का मतलब ट्रायंगुलर, त्रिभुज की आकृति, त्रिभुज की क्या थी इस पर, तो देखो इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आकार का मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, इस हिसाब से फैली थी कि लगभग लगभग 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या है, बन जाती थी। तो अगर मैं भारत में देखूं कि भारत में ये किधर फैली होगी, तो इस टाइप से मान लो,
तो ये अगर मैं भारत का मैप लूं तो ये हड़प्पा सभ्यता भारत में त्रिभुजाकार थी, लगभग कैसी थी, त्रिभुजाकार। बेटा याद रखना ये जो एरिया है ना हमारा, ये गुजरात का एरिया है। कहाँ का एरिया है? गुजरात का एरिया है। इसी को हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी है ये। गल्फ ऑफ खंबात। और इसको बोलते हैं बेटा कच्छ की खाड़ी। ये कहाँ की खाड़ी है? गल्फ ऑफ कच्छ। भारत में जंगली गधे यहाँ पाए जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। ये जो खंबात की खाड़ी है ना, इसी खंबात की खाड़ी में बेटा चक्रवात आते हैं, साइक्लोन। और वो साइक्लोन जब इधर बनते हैं अरब सागर की खाड़ी में, ये कौन सी पड़ेगी इधर? अरब सागर की खाड़ी। तो इधर से वो चक्रवात चलते हुए हमारे यहाँ के पश्चिमी तट के जितने राज्य उनको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इधर पड़ेगी बे ऑफ बंगाल। कौन सी पड़ेगी? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। कहाँ की खाड़ी? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इधर भी साइक्लोन बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, चक्रवात। और इधर जो चक्रवात बनते हैं वो चक्रवात इधर जाकर पूर्वी तटों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो भारत में चक्रवात पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों तटीय राज्यों में आते हैं। अब इससे मैंने आपको एक आइडिया बता दिया, निम्न में से किस एक राज्य में चक्रवात नहीं आते? आप एग्जाम में चेक कर लेना ऑप्शंस में, तटीय राज्य जो नहीं है वहीं पर चक्रवात नहीं आएंगे। चक्रवात कहां पर आएंगे? चक्रवात तटीय राज्यों में। जो राज्य तटीय नहीं है ऑप्शंस में वहां पर चक्रवात नहीं आएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तटीय राज्य नहीं है, और जब तटीय राज्य नहीं है तो वहां पर चक्रवात नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा, एक आइडियोलॉजी। जितने पश्चिमी तट पर हमारे राज्य पड़ते हैं सब चक्रवात से प्रभावित होता है क्षेत्र। अब मैं कहूँ चाहे वो इधर केरल हो, चाहे केरल से ऊपर बढ़ो उधर हमारा महाराष्ट्र हो, और ऊपर बढ़ो एमपी का लगभग एरिया हो, थोड़ा सा गुजरात का एरिया हो, ये सब चक्रवाती एरिया हैं। इधर आ जाओ तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, सारे कैसे क्षेत्र हैं? तटीय क्षेत्र हैं। और इन तटीय राज्यों में यहाँ पर क्या आएंगे? चक्रवात। हम बात कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। और जब त्रिभुजाकार था तो वो कहाँ पर भारत में फैली हुई थी? तो ये जो एरिया पड़ता है ना, ये पड़ता है पाकिस्तान का। कहाँ का एरिया है? पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा अफगानिस्तान। और हड़प्पा सभ्यता 3 राज्यों में, 3 देशों में फैली थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो अगर चित्राकार देखें त्रिभुजाकार, ये है हड़प्पा सभ्यता का आकार, लगभग त्रिभुजाकार। और ये हड़प्पा सभ्यता अलग अलग जगह, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में कहां तक फैली हुई थी? ये पश्चिमी एरिया है। कौन सा एरिया है? पश्चिमी। ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो चारों से पूछता है उत्तर में कहां तक फैली थी, दक्षिण में कहां तक फैली थी, पश्चिम में कहां तक फैली थी और पूर्व में। तो बेटा याद रखना ये फैली हुई थी सूतका गैंडोर तक। यहां पर फैली हुई थी। ये एरिया हमें दिख रहा है मैपिंग से, जम्मू एंड कश्मीर का है। कहां का है? जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से एरिया मांडा है। कौन सा है? मांडा, डिस्ट्रिक्ट मांडा। ये सूत का गैंडोर एग्जैक्ट एरिया है, क्षेत्र है पाकिस्तान का। कहां का क्षेत्र है ये? तो पाकिस्तान के सूत का गैंडोर तक फैली हुई थी पश्चिम में। उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर के मांडा तक फैली हुई थी। दक्षिण में आ जाओ तो महाराष्ट्र। कौन सा एरिया है ये? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का दैमाबाद, एग्जैक्ट एरिया कौन सा पड़ेगा? दैमाबाद तक फैली हुई थी। पूर्व में इधर ये यूपी का एरिया है। कहां का एरिया है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और एग्जैक्ट एरिया पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान में पड़ता है बेटा सहारनपुर और मेरठ वाला एरिया आलमगीरपुर, क्योंकि हम यूपी से बिलोंग करते हैं। और अगर पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता पूर्व में उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के किस एरिया में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लगेगा वो मेरठ लगेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगेगा? मेरठ। तो मेरठ के जो आसपास का एरिया है सहारनपुर वगैरह वाला, वहां तक फैली हुई थी। अब यहीं से क्वेश्चन चेंज कर देगा। हड़प्पा सभ्यता
पश्चिम में किस नदी के तट तक क्या थी, फैली हुई थी। तो यहाँ पर कौन सी नदी, क्योंकि ये मैंने बताया अभी लास्ट टाइम पर आपको कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी के किनारे जाकर क्या होते थे, बसते थे, ताकि जल ही जीवन है और ये पानी को क्या कर सके, यूज। तो यहाँ पर नदी बहती थी दास, कौन सी नदी के तट पर थी, दास की नदी। यानी हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में सूतका गैंडोर पे, और सूतका गैंडोर किस नदी के तट पर स्थित था, दास नदी के तट पर। जम्मू कश्मीर उत्तर में, और मांडा किस नदी के तट पर था, चिनाब। उत्तर प्रदेश यूपी आलमगीरपुर एरिया, नदी कौन सी थी, हिंडन। कौन सी नदी थी, हिंडन नदी। ये चिनाब नदी है और ये हिंडन नदी है। ये हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, जो सहारनपुर के पास से निकलकर मेरठ गाजियाबाद के रास्ते होते हुए जाकर के मिल जाती थी, किससे, यमुना से। आज भी यमुना की क्या है, एक सहायक नदी मानी जाती है। क्योंकि हम यूपी में रहते हैं तो यूपी पे विशेष ध्यान रख के बात करेंगे, क्योंकि वो यूपी में पूछेगा कि हिंडन नदी, और हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी थी, आप बताओगे यमुना नदी की कैसी थी, सहायक नदी। हिंडन नदी कहाँ से निकलती थी, सहारनपुर, और सहारनपुर से निकलकर मेरठ होते हुए गाजियाबाद होते हुए जाकर किससे मिल जाएगी, यमुना नदी से मिल जाएगी। नीचे देमाबाद महाराष्ट्र में, और ये गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। बेटा याद रखना, इसी गोदावरी को बोलते हैं पश्चिम, वो दक्षिण की गंगा। कहाँ की गंगा, ये दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी को। उत्तर भारत में गंगा बहती बहती है, आप जानते हैं, हमारे यहाँ निकलती है उत्तराखंड से। और दक्षिण भारत की गंगा कौन सी कही जाती है नदी, गोदावरी नदी कही जाती है। तो इस प्रकार ये चार बड़े बड़े क्षेत्र, और चारों के एरिया में बसा हुआ ये क्षेत्र, इसी को हम बोलते हैं हड़प्पा। ये है हड़प्पा सभ्यता, जिसका आकार कैसा कह रहे हैं हम, लगभग त्रिभुजाकार एरिया था, लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना है, 14 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये क्या है, फैली हुई थी सभ्यता। चलो इसके आगे की बात करेंगे बेटा कल।